जय हिंद दोस्तों। ज्योमेट्री का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं जिसमें हमने आपको बहुत सारे प्रश्नों को करवा दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आप सभी को पता है कि इस रेलवे बैच में आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। उन चैप्टर्स को अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का पहला सवाल देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बताएंगे, इसको समझाएंगे, पूरा सेशन चलेगा। यह दिया गया है कि ABC सर्वांग सम है FDE के, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल B बराबर 60 डिग्री और एंगल A बराबर यहाँ पे 70 डिग्री है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। जब भी दो ट्रायंगल या दो शेप अगर सर्वांग सम है ना, कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ पे उनका हर एक चीज़ बराबर होता है, माने करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम करस्पॉन्डिंग कैसे पहचानेंगे, बात ये आती है कि भाई देखिए, यहाँ पे AB जो है, तो AB आपको कहाँ दिख रहा है, AB इसमें शुरू में दिख रहा है, AB की वैल्यू गिवन है ना। तो AB को देखिए, तो इस AB के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे शुरू में देखिए क्या है, FD है। मतलब AB अगर 6 है तो FD भी हमारा कितना होगा, 6 के बराबर होगा। FD कहिए, DF कहिए, वही चीज़ है। तो FD यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, एंगल B जो है वो 60 है, एंगल A 70 है, मतलब बीच वाले का एंगल 60 डिग्री है, तो बीच वाला मतलब इसमें कौन सा होगा, बीच वाला D होगा, तो D की वैल्यू 60 होगी, और यहाँ पे A की वैल्यू 70 होगी, मतलब F की वैल्यू 70 होगी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम E के बारे में, क्योंकि E की वैल्यू आपको दी गई है। D तो होना चाहिए था यहाँ पे 60 डिग्री, बट यहाँ पे 40 डिग्री दिया है ना। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट चुका था, ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए हैं। इन दोनों में 50 डिग्री में देखना है। अच्छा, 50 डिग्री क्यों आएगा, 50 डिग्री क्यों आएगा, तो F तो आपका यहाँ पे F कितना आना चाहिए, F यहाँ A 70 है तो F आपका 70 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, E जो है वो 50 डिग्री क्यों आएगा, भाई देखिए, E जो है किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल C के करस्पॉन्डिंग होगा। तो आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A 70 है, प्लस एंगल B आपका 60 है, प्लस एंगल C को निकाल लीजिए, है ना। ये सब मिलाकर कितना होंगे, यहाँ पे 180 होंगे, तो ये हो गया 130 उधर घट जाएगा, तो एंगल C की वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगी, है ना। तो जब एंगल C 50 है तो एंगल E भी 50 होगा। बस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को। आगे चलिए प्रश्न नंबर 37 पर। अगला सवाल देखिए, एक बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिए गए चित्र में ABC में ये आपको पैरेलल कुछ दी गए हैं, D और BC पैरेलल है, AD 7 है, तो ये आपका यहाँ पे 7 है, साथ में AE जो है वो 3.5 है, AE जो है ये 3.5 है, साथ में ये भी बोला गया है कि DB और DB ये आपका 6 सेंटीमीटर है ना। तो आपको AC का मान बताना है, A से लेकर C तक का मान बताना है। अब देखिए, DE और BC अगर पैरेलल हैं तो यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला समरूप त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं, है ना। तो देखिए, अगर इसका छोटे वाले का ये वाला AD साइड ले लें तो AD और डिवाइड बाई बड़े वाले का यही साइड लीजिए, तो बड़े वाले का यही साइड क्या हो जाएगा, A से B तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू, इधर होगा, इधर देख लीजिए AE, है ना, छोटे वाले का AE और डिवाइड बाई इधर बड़े वाले का A से लेकर C तक, तो ये हो गया AC, ठीक है। बस वैल्यू रखे, सब आ जाएगा, है ना। तो AD कितना है, 7 है, ये हो गया 7, डिवाइड बाई AB कितना होगा, 7 + 6, क्योंकि AB यहाँ तक पूरा, तो 7 और 6 ये हो जाएगा 13, तो यहाँ हो गया 13, इक्वल टू AE कितना है, 3.5 है ना, 3.5 है, डिवाइड बाई यहाँ पे EC नहीं पता है, मतलब AC है ना, तो AC ही निकालना है आपको, ठीक है, बस निकाल लीजिए। तो 3.5 का जस्ट डबल यहाँ पे है, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी 13/2, 13 भाई इधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 13/2 यानी 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये AC की वैल्यू है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी आसान है, बन जाएगा आराम से, है ना। आपको
एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है। आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होता है? समद्विबाहु को मतलब होता है कि दो भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने दो भुजाओं को बराबर कर दिया, ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर हो गई। लेकिन आधार जो दिया गया है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से ऐसे लंब डाल लीजिए, है ना। अब ये बताइए दोस्तों कि दो बराबर भुजाएं जो है वो 5-5 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 5 का होगा, ये भी इधर 5 का है, ठीक है। और टोटल बेस आपका कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो जब टोटल बेस 8 सेंटीमीटर का है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये जो बेस होगा और इस पर जो परपेंडिकुलर हम डाले हैं ये इसको एग्जैक्टली बीच में काटेगा, यानी आधे आधे पे। तो टोटल अगर ये 8 है तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, है ना। आपको चाहिए हाइट, क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाइट चाहिए हमको। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, है ना। और पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाइट आपका 3 आ गया। अब एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस। बेस आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था? 8 था। तो 8 इंटू हाइट यानी कि 3, तो 4 3 12 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी, है ना। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। ये रहा अगला सवाल 2022 का सवाल। अभी जो सवाल चल रहे हैं वो 2022 के ही चल रहे हैं। एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? इतना आसान सा सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि भाई एक कोण का माप सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे कोण को कुछ ले लीजिए ना, x मान लीजिए। तो एक कोण जो होगा सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना होगा, तो एक कोण हम मान लेते हैं कि 2x होगा, ठीक है। और तीसरा कोण जो है सबसे छोटे कोण का ही 3 गुना है। तो सबसे छोटा कोण x है, तो अगला कोण क्या होगा? 3x हो जाएगा। अब इसमें से सबसे बड़ी कोण बतानी है। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 3x वाला होगा, है ना। सबसे बड़े कोण का माप देखिए, त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3 2 5x और 1 6x, यानी 6x की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर होती है ना। बस यहाँ से निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू 6 3 18 माने कि 30 आ गया। 30 आ गया जब, तो आपको सबसे बड़े कोण का मान बताना है जो कि 3x है। तो x की वैल्यू 30, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू यहाँ पे 3 गुणा 30 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर आएगा, है ना। 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा। ये भी आसान सा ही सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x+1 और 7 - x और इतना दिया है, तो x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए त्रिभुज का एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक ना। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, है ना। तो आप दो भुजाओं को बराबर करके देखिए ना, दो भुजाओं को, जैसे x+1 और 7 - x को अगर हम बराबर कर दें, है ना, मान लीजिए कि यही दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर x+1 और 7 - x ये दोनों बराबर हो गए। -x इधर आएगा तो जुड़ेगा, यानी कि 2x हो जाएगा, इक्वल टू 7 - 1 यानी कि 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और 3 आपके ऑप्शन में दिया भी है। अच्छा, एक बार हम इसमें रख के सेटिस्फाई करा लेते हैं कि होता है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रखें और पता चला ये नेगेटिव आ गया तो, है ना, तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 4x - 2 है, यहाँ 3 रखिए, तो 4 3 12, 12 - 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, x की जो वैल्यू है ना, x का वह मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू 3 आएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए देखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी वाला सवाल है, यानी सर्वांग समता। आपको पूछा गया है कि QRS के सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज होगा, ठीक है। QRS देखिए, QRS, अब इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब भी सर्वांग समता होता है तो इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कि हम किधर से घूम रहे हैं। हम जा रहे हैं पहले Q से R, फिर R से S, फिर S से Q आ रहे हैं। तो अब आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि हम पहले जहाँ पे डबल डॉट लगा है, क्योंकि ये जो साइड है ये इसके बराबर है, तो अगर हम Q से यहाँ पर R जा रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल में कहाँ से जाएंगे? Q से P जाएंगे, है ना। तो Q से P गए, यानी कि QR के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा? QP होगा। फिर उसके बाद RS है, तो RS के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? P तक तो पहुँचाए थे, PT होगा, यानी कि PT हो गया। तो बस बन गया आपका। फिर
एस क्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, टी क्यू हो जाएगा। यानी कि यही जो ट्रायंगल है वो सर्वांग सम होगा किसके, क्यू आर एस के सर्वांग सम हो जाएगा, यानी क्यू पी टी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, सर्वांग समता पे बेस्ड था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलिए प्रश्न नंबर 42 पे। ये सवाल देखिए, एक त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पे P जो है 30 डिग्री है और सीधी रेखा जो है UV क्यू आर के समांतर है, ठीक ना, खींची गई है, जो पी क्यू को S और पी आर को T पर प्रतिच्छेद करती है। इनमें से ये आपका दिया गया है, कौन सा सत्य होगा, हमेशा सत्य होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक ना। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे ये वाला P हो गया, है ना, ये क्यू आर है और ये आर है, ठीक है। तो एंगल जो P दिया है वो आपको 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे ये 30 डिग्री के बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बोला गया कि UV जो है, UV वो QR के समांतर खींचिए, QR के समांतर एक और लाइन बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपका UV हो गया, है ना, ये हो गया U और ये हो गया आपका V, ठीक है। अब क्या बोला गया है, पहले पे आइए, PS डिवाइड बाई PQ इक्वल टू PT डिवाइड बाई PR। PS देखिएगा, PS, अच्छा S तो यहाँ है ही नहीं, अच्छा एक सेकंड, UV जो है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, इसको UV नहीं बोला गया है, UV इसको बोला गया है U और V, ये लाइन है जो कि PQ को S पॉइंट पे, PQ को S पॉइंट पे और PR को Q पॉइंट पे काटती है, सॉरी T पॉइंट पे, है ना, T पॉइंट पे काटती है, तो ये T पॉइंट होगा। अच्छा अब बताइए, PS PQ, PS और PQ, ऐसा सवाल बहुत करवा चुके हैं क्योंकि ये समांतर है, तो यही होगा, PS PQ इक्वल टू होगा PT PR, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमेशा सही होगा, ठीक है, ये सत्य होगा। तो पहला आपका सत्य हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, ST जो होगा, ST QR का आधा होगा, QR का आधा होगा, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, है ना, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये यहाँ से कितना दूर पर है, कितना दूर पर ये समांतर रेखा खींचा गया है, तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि QR का आधा ST हो जाएगा, है ना, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन कट गया। अच्छा, तो जिसमें जिसमें सेकंड हो उसको काट दीजिए, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है ना। अब तीसरे पे आते हैं, त्रिभुज PST PQR के समरूप है, PQR के समरूप है, बिल्कुल समरूप है ना, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो समरूप ही है, तो जब समरूप हैं तो ये भी आपका सही हो जाएगा, मतलब 1 और 3, पहला और तीसरा करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 पे। आइए इस सवाल को देखते हैं। त्रिभुज DEP में भुजा EF को, है ना, DEF में भुजा EF को G तक बढ़ाया गया, यदि इतना दिया गया है, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ पे DEF है, अच्छा EF को और आगे बढ़ाया जाता है, तो ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F, ठीक है। इसको किसको आगे बढ़ाया जाता है, EF को G तक बढ़ाया जाता है, तो EF को थोड़ा आगे बढ़ाइए, EF को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, कहाँ तक, पॉइंट G तक, ये हो गया G। बोला गया कि DFG ये 110 डिग्री दिया गया है, EF और DF, EF है ना, EF और DF ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो DEF का माप क्या होगा, DEF मतलब ये एंगल हमको बताना है कि कितना डिग्री होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, EF और DF बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो आप ट्रायंगल का ये रूल जानते हैं कि इक्वल एंगल के सामने की जो साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये आपका एक एंगल है, एंगल मान लीजिए कि इसको A मान लीजिए, तो इसके सामने का साइड अगर X है तो इस X के सामने का एंगल भी आपका A ही होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, उल्टा भी यहाँ पे सही होता है। उल्टा कैसे, कि जैसे इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने के साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस साइड के सामने का एंगल A है, तो इस साइड के सामने का एंगल भी A होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। ये अगर 110 है, बताइए, ये अगर 110 है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, तो ये कितना होगा, क्योंकि ये टोटल एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, है ना, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों मिलकर। तो अगर ये 110 है इधर का, तो इधर का कितना होगा, 70 डिग्री होगा कि नहीं,
क्यों होगा? क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 होता है। तो ये 70 हो गया। अब बस निकाल लीजिए, हमको डी ई एफ चाहिए ना, यानी ए की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बस निकाल लीजिए, या फिर इससे तो निकाल ही सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए इस 70 डिग्री को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इस 70 डिग्री को निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा ये सोचिए कि ये जो 110 है ये एक्सटर्नल एंगल होगा, है ना। एक्सटर्नल एंगल जब ये है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल दोनों अपोजिट एंगल्स का सम होता है। तो इसके अपोजिट दोनों ये एंगल हुए, ए और ए हुए, इन दोनों का सम जो होगा a प्लस ए यानी 2a, ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, यानी 110 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? सीधे सीधे 55 आ गया, है ना। तो 55 डिग्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डायग्राम एक बार बना लिए तो बहुत आराम से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। चलिए, समरूपता वाला सवाल है, सिमिलैरिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि ए बी सी और ए डी ई समरूप है। ए बी सी और ए डी ई दोनों ट्रायंगल समरूप है। इनमें से बताना है कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। सीधा सीधा है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। ए बी बटे ए डी, ठीक है। ए बी बटे ए डी कहाँ दिख रहा है आपको? पहले वाले ऑप्शन में, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या ए सी बटे ए ई बराबर है या फिर बी सी बटे डी ई, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब उनका रेशियो इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें ये लंब लिए हैं दोनों का, तो लंब छोटे वाले का क्या होगा? ए बी, और बड़े वाले त्रिभुज का लंब ए से डी तक होगा। तो ए बी बटे ए डी हो गया, दोनों का लंब हो गया। अब दोनों का आधार देख लीजिए, तो आधार कितना है यहाँ पे? बी सी और डी ई। तो बी सी और डी ई का रेशियो, बस यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। और कहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका पक्का है कि सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, अगर नहीं मिलता तो आगे चेक करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिएगा, यदि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसका क्षेत्रफल ये दिया गया है। तो इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, ये मेंसुरेशन का सवाल है, ज्योमेट्री में पटक दिया है इसको, है ना। तो यहाँ पर ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, अगर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, √3/4 इंटू ए, ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया? सॉरी, ए स्क्वायर होता है ना। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का। और एरिया दिया कितना है? जो कि 25 √3 के बराबर दिया गया है ना। यहाँ पे कितना दिया गया है? 25 √3 के बराबर। बस निकाल लीजिए, √3 से √3 कट गया, इधर चल जाएगा 25 चौके 100, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 100 के बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, है ना। 100 का √ यानी 10, तो भुजा कितनी होगी? 10। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, फॉर्मूला याद होता तो 1 सेकंड का सवाल था। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अच्छा, इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ए बी सी के तीनों कोणों का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5 दिया है। यदि भुजा ए बी को x तक बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण सी बी एक्स का मान कितना होगा, है ना। बड़ा आसान सा प्रश्न है, बट आपको थोड़ा डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, है ना। तो ए बी सी यहाँ पर हमने बना लिया। क्या बोला गया है? किसको बढ़ाया गया है? कि ए बी को बढ़ाया गया है ना। तो ए बी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ए यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ पकड़ लीजिए और सी यहाँ पर ले लीजिए। तो ए बी को बढ़ाया जाता है, ए बी को बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा? x तक बढ़ाया गया है, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि कोणों का जो अनुपात है 3, 4 और 5, यानी एंगल ए जो है वो 3 के रेशियो में है, यानी ये 3 रेशियो में होगा, ये आपका 4 रेशियो में होगा और ये आपका 5 रेशियो में होगा। अब यहाँ पे ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर रेशियो में योग देखें तो 3, 4, 5 का सम कितना होगा? 3 और 4 यहाँ पे 7, 7, 5, 12। तो यहाँ पे 12 हुआ रेशियो और इक्वल टू यही होगा कितने डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हो गया एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, है ना। 12, 15, ठीक है। तो 15 डिग्री हो गया। आपको क्या चाहिए? ये 3 रेशियो में, तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा, सी को निकाल लीजिए। तो सी को निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? सी को निकालेंगे तो ए की वैल्यू 15 और सी का कितना है यूनिट है? 5 यूनिट है। तो 15 × 5 ये हो जाएगा 75, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल चाहिए, सी बी एक्स चाहिए, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, माने कितना हो जाएगा? 45 और 75, 7, 4, 11, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिएगा, ये सवाल बहुत बढ़िया दिया गया है।
इसमें आपको दो समरूप त्रिभुज दिखाए गए हैं। ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात 3 और 2 दिया गया है। ठीक है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई क्या होगी? ठीक है, QR की लंबाई चाहिए हमको, है ना। अब सुनिएगा, हमने आपको बताया था कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल का रेशियो है, क्षेत्रफल का रेशियो कितना दिया गया है? 3/2 दिया गया है ना, 3/2 दिया गया है। ये किसके बराबर होगा? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढना है, क्या निकालना है और क्या गिवन है उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे QR चाहिए। ठीक है, तो PQR में ये QR आएगा, है ना। तो PQR नीचे है क्षेत्रफल, है ना, तो इसका जो साइड होगा वो नीचे होगा। ठीक है, QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हमको देखना है कि त्रिभुज ABC में QR के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए सर्वांग समरूपता में जहाँ दिया गया है QR, तो QR के समरूप जो होगा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो होगा, संगत जो भुजा होगी वो AC होगी। भाई यहाँ Q से R, तो देखिए A से C मतलब AC हो जाएगा, तो इधर होगा AC का स्क्वायर। समझ में आया ये? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बस निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितना होगा? ये हो गया 3 यहाँ हो जाएगा 2, अच्छा 2 है ना, ये हो गया 3/2 इक्वल टू AC कितना है यहाँ पे? तो A से C 9 है, तो 9 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, QR का स्क्वायर ये हो गया। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 81, है ना, तो 81 गुणे 2 और QR स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो QR स्क्वायर यहाँ आ गया, है ना। तो 81 गुणे ये हो गया 2 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा 27 बार में, है ना, 27 3 81। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 3, है ना, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 6। तो QR का जो वैल्यू है यहाँ से √9 × 6 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और √ यहाँ पे 6 बचेगा, 3√6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आया कैसे आपको सवालों को करना है? आगे बढ़िए, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इसको देखें, यहाँ पे मेजर ऑफ AB जो दिया है वो AC के बराबर है और BAC जो है 30 डिग्री है। यदि ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाए तो ACD का मान कितना होगा? सेम उसी टाइप का सवाल है ना। आप चाहें तो इसको रोक कर वीडियो लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, फिर किसको बढ़ाया जाता है कि BC को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ले लीजिए A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो BC को हम बढ़ा देते हैं, BC को थोड़ा यहाँ पर बढ़ा दीजिए, कहाँ तक? D तक बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ D तक हमने बढ़ा दिया। अब हमको क्या चाहिए? ACD चाहिए। ACD मतलब ये एक्सटर्नल एंगल चाहिए। आपको क्या बोला है कि AB और AC, AB मतलब ये साइड और AC यानी कि ये साइड दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने सामने के एंगल यानी ये और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, BAC ये कितना दिया गया है कि 30 डिग्री, है ना, तो ये आपका 30 डिग्री के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये एंगल हमको अगर चाहिए तो इनको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। इसको A मान लीजिए, इसको भी A मान लीजिए, तो तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पर A + 30 ये सब मिलाकर 180 हो जाएगा। तो A + A कितना होगा? 2A, है ना, 2A और प्लस यहाँ पे 30, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 150/2 यानी कि 75 आ गया, है ना। तो ये एंगल आपका 75 होगा। आपको बाह्य कोण चाहिए, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा बताइए तो भाई, क्योंकि ये टोटल मिलाकर 180 होगा। तो ये अगर यहाँ पे 75 डिग्री है तो इधर कितना होना चाहिए? 105 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 180 बनाएंगे, है ना। तो ये बाहर का कोण 105 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ गए होंगे। आगे चलिए देखिएगा, ये भी 2022 का ही है। त्रिभुज ABC में AD जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही काम, त्रिभुज बनाने वाला त्रिभुज बनाइए जल्दी जल्दी, है ना। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, कैसा भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। अच्छा, AD जो है A को विभाजित करती है, A को मतलब एंगल A ये हो गया, तो समद्विभाजित करा दीजिए, है ना। ये A है, ये B है, ये C है, तो AD मतलब ये वाला, है ना, A को समद्विभाजित करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। अच्छा, D जो है BC पर स्थित एक बिंदु,
ठीक है, समझ में आ गया। BC पर एक स्थित बिंदु है D, है ना। MAC मेजर ऑफ AC जो है 4.2 का है, AC जो है ये 4.2 का है, BD जो है 4 का है, B से लेकर D तक ये 4 का है, और BC जो है 7 का है। तो B से लेकर C तक ये टोटल 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 7 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए कि ये कितना होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। 4 3 7। अच्छा, AB हमको बताना है, तो A से लेकर B तक यानी ये हमको बताना है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे बराबर हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या ये, अब हम इसमें एक थ्योरम लगा सकते हैं, कोण समद्विभाजक थ्योरम, है ना। क्योंकि ये दोनों बराबर दो भाग में जब बांट रहा है तो कोण समद्विभाजक थ्योरम कैसे लगता है कि AB इधर का ले लीजिए, है ना। तो AB है ना, AB डिवाइड बाई इधर का कोण समद्विभाजक यानी कि AC, तो ये हो जाएगा AC, ठीक है। इक्वल टू ये जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, इधर का ये साइड लीजिए तो हो जाएगा BD, है ना, BD, और डिवाइड बाई इधर का इसका साइड ले लीजिए यानी कि CD कह लीजिए, है ना। बस इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, AB कितना दिया, x के बराबर, और यही हमको चाहिए, तो x डिवाइड बाई AC कितना है, A से C तक 4.2 है, ये हो गया 4.2 इक्वल टू BD यानी कि 4, तो ये हो गया 4, और डिवाइड बाई DC यानी कि 3, ठीक है। तो 3 से तो ये कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1.14 3 42 होता है ना, तो 1.4, तो 14 चौके 56 यानी x की वैल्यू 56 मतलब 5.6 आ गया, ठीक है। तो 5.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, इस सवाल में देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुजाकार मैदान की दो भुजाएं 41 और 28 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप इतना है, त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया है आपको, ठीक है। देखिए बहुत आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ऐसा सवाल तो एक करवाए हैं हम, है ना। यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये ले लीजिए और इसको यहाँ पे ले लीजिए, ठीक ना। तो इनमें से किसी एक को कुछ मानिए, ये 28 हो जाएगा, है ना, ये 28 हो गया, ये आपका 41 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि परिमाप 84 दिया है, मतलब तीनों को टोटल मिलाकर, इसको अगर x माने तो तीनों को टोटल मिलाकर कितना होगा, ये हो जाएगा 69, है ना, ये 69 और ये x, तो 69 प्लस x ये जो होगा 84 के बराबर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे 14 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि 15 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 15 के बराबर होगा, है ना, ये आपका 15 के बराबर होगा। वैसे 15 ये नहीं होगा, जो छोटा वाला है वो 15 होगा, है ना। तो इसको 15 कर दीजिए, इसको 28 कर दीजिए, अभी सही है। क्या बोला गया कि सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई निकालनी है हमको। सबसे छोटे शीर्ष, त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब हमको, अच्छा त्रिभुज का सबसे छोटा शीर्ष लंब कहाँ बनेगा, अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालें तो बड़ा हो जाएगा, इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालें तो भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर हम डाल दें तो ये छोटा ही होगा, मतलब इसी की वैल्यू हमको चाहिए, ये हाइट चाहिए दोस्तों, है ना। अब ये बताइए, इसको लगाने का दो तरीका है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 41 दिया है, तो अगर एक भाग को x मानेंगे तो एक भाग हो जाएगा 41 माइनस x, ठीक है। तो उससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, तो आप इससे एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया अंडर रूट हीरोन फार्मूला s क्या होता है, परिमाप का आधा, है ना। तो परिमाप यहाँ पर कितना दिया है, परिमाप यहाँ पर दिया है 84 के बराबर, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 को लिख लीजिए 7 × 6, तो s इंटू s माइनस ए, तो s माइनस ए, s कितना है यहाँ पे आपका 42 आया है ना, तो 42 माइनस 28, ठीक है। तो 42 माइनस 28 यानी कि 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कि 14 आ गया, ठीक है। s माइनस बी यानी कि 42 माइनस 15, तो 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 12 7 27, ठीक है, इंटू s माइनस ए यानी 42 माइनस 41 यानी कि 1 हो गया। इसको निकाल लीजिए तो कितना होगा, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, ठीक है। तो इसको 7 × 2 लिख सकते हैं, तो 7 और 7 कॉमन मिल गया, है ना, इंटू यहाँ देखिए यहाँ पे 2 है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 3 लिख सकते हैं, है ना। तो 9 का स्क्वायर रूट ये भी 3 हो जाएगा, और क्या क्या बचा, ये तो लेवा चुका है, ये भी हो गया। तो 6 दूना 12, ठीक है, 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा सीधे सीधे। ये सेम सवाल हमने पिछले क्लास में भी करवाया था, यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन लैंग्वेज इसका थोड़ा दूसरा है, ठीक है। बस निकाल लीजिए, तो 7, अच्छा अब इसको रहने दीजिए। अब ये तो एरिया आया है, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है,
ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 41 है, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, हाइट यानी h, यही h आपको चाहिए। और ये एरिया आया किसके बराबर है, 7 × 3 × 6 के बराबर। ठीक है, बस काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 41 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 41 को नीचे ले जाइए, तो इसको पूरा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 6 × 3 = 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 126 है ना। 126 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 दूना 252 हो जाएगा, 252 और 41 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, काटिए, देखिए 6 बार तो पहले पहाड़ा जाएगा ही जाएगा, है ना, क्योंकि 4 × 6 = 24 है ना, 4 × 7 = 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 6 बार अगर चला जाएगा तो कितना होगा, तो 252 में से 6 बार गुणा करके घटाइए इसको, तो 6 कम 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया 2 और यहाँ पे 0, मतलब अच्छा सॉरी 6 आएगा ना, ये हो गया 6, तो मतलब 6 ही आएगा। पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 41 × 41 मतलब एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 41, फिर ये बचा कितना, यहाँ पे 19 बचा, तो फिर 90 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया, इसको देख लीजिए, अब कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, मतलब 5 बार चला जाएगा, है ना, क्योंकि ठीक है लगभग 5 बार चला जाएगा, क्योंकि 2 बार में 41 दूना तो यहाँ पे 82 के बराबर ही रहेगा, तो मतलब लगभग 5 बार यहाँ पे चला जाएगा। 6.15 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों को। और आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, ये वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।